नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारी कक्षा में स्वागत है। और हम लोग क्रमवार तरीके से प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे हैं और आज संभवतः आज ख़त्म करके ही प्रस्तावना को जाएंगे और कल हम लोग PYQ लगाएंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक रहा है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमें उन सारे पहलुओं पे, जैसे कहीं सामाजिक शब्द आता, कहीं सामाजिक न्याय, कहीं आर्थिक न्याय आता, ठीक, कहीं राजनीतिक न्याय आता, या कहीं स्वतंत्रता आती, मतलब स्वतंत्रता में पढ़ेंगे हम, मतलब वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आदि, मतलब इतने जो तमाम शब्द थे जिनका हम लोग मतलब पूरी प्रस्तावना के दौरान अध्ययन किए। ये शब्द या प्रस्तावना पूरे संविधान का आधार तैयार करेगी, पूरे संविधान को पढ़ने का बेस तैयार करती है प्रस्तावना। और आपको खुद रियलाइज़ होगा संविधान पढ़ने के दौरान या इसके आगे पढ़ने के बाद कि हाँ, इसका कितना इम्पोर्टेंस रहा या इसका कितना महत्व रहा। जी हाँ, तो हाँ जी, तो कल जो हम लोग पढ़े थे, पढ़ने के बाद जो मतलब प्रेम्बल को हम लोग पढ़ रहे थे, और प्रेम्बल में देखिए यहीं तक पढ़े थे हम लोग। देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे अपन, मतलब प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, और यहीं पर ये बचा था अभी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे बंधुता को दो बातों से जोड़ के देखा जा सकता है। एक, व्यक्ति की गरिमा, ठीक, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, और एक राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। और उसके बाद और सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, तो इसी को समझ लेते हैं। मतलब उद्देश्य में बंधुता को दो बातों से जोड़ा गया है, दो बातों से जोड़ के देख सकते हैं। बंधुता को दो बातों से जोड़ा गया है। एक, पहला, हाँ जी, पहला, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। पहला, बंधुता को जो मतलब जो जोड़ा गया पहले शब्द से, वो है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ठीक। या मतलब देखिए, व्यक्ति की गरिमा वही सुनिश्चित होगी जहाँ पे समाज में हर व्यक्ति बराबर होंगे। समाज में न तो किसी प्रकार का भेदभाव हो, न समाज में कोई छुआछूत हो, न समाज में मतलब कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं पाया जाता हो। बस वहाँ पे सभी व्यक्ति को एक समान रूप से देखा जाता हो कि यहाँ आप व्यक्ति हैं और हम भी व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल एक समान रूप से देखा जाएगा हमको और आपको। हमारे और आपके बीच कोई भी भेद नहीं होगा, ठीक। हाँ, मतलब प्रत्येक को एक समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जैसे समाज में कोई व्यक्ति आता है, जैसे अभी भाई साहब BMW ले लिए हैं, ठीक, और इनके पास साइकिल है, तो व्यक्ति की गरिमा तभी सुनिश्चित होगी जब इन दोनों को समाज में समान अवसर प्राप्त होगा, मतलब समान सम्मान प्राप्त होगा, समान प्रतिष्ठा होगी। ऐसा नहीं है कि साइकिल वाला आ रहा है तो इसके साथ कोई अभद्रता की जाए, या इनको मतलब ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया जाएगा जो साइकिल से आ रहे हैं, और जो BMW से आ रहे हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा तभी सुनिश्चित होगी जब दोनों के साथ बिल्कुल एक समान व्यवहार किया जाएगा। अगर वो आ रहे हैं तो उनके लिए भी चाय बिस्किट आ रहा है, और ये आ रहे हैं तो इनके लिए भी चाय बिस्किट आ रहा है, तो व्यक्ति की गरिमा तभी सुनिश्चित होती है। हाँ जी, मतलब व्यक्ति गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध कराना।
मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध कराना। हाँ जी, मतलब देखिए जैसे इसी क्रम में हमारे संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। जो अनुवांशिक पद होते थे उसके आधार पे जो उपाधियां दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 17 में आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। हाँ, छुआछूत का उन्मूलन करता है आर्टिकल 17, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। और उपाधियां वो जो अनुवांशिक उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। लिखिए इसमें, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध कराना। और प्रत्येक व्यक्ति को एक समान प्रतिष्ठा देना। ये तो हो गया। और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द को किसी जोड़ के देखा जाता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। तो देखिए इसको समझ लेते हैं पहले, एकता और अखंडता क्या होती है। मतलब एकता पहले समझ लेते हैं फिर अखंडता, ठीक है। एकता एक मतलब एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मतलब एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने का भाव उत्पन्न करना। एक होने की भावना विकसित करना, उत्पन्न करना है, विकसित करना। तो एकता जो है ना, मतलब एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। वो हमारे मनोमस्तिष्क में से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं या हमारी जो विरासत है, तो उसके आधार पे हम एकता को बनाए रखते हैं। जैसे आज एकता भले हिंदू मुस्लिम हो जाए या कहीं क्षेत्रवाद हो जाए, जातिवाद हो जाए, संप्रदायवाद हो जाए, लेकिन अगर चाइना से अगर युद्ध होता है हमारा, तो उस टाइम उस दौरान हर व्यक्ति बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दशा से, जो मस्तिष्क से हर व्यक्ति बिल्कुल एक समान होगा। उस टाइम जातिवाद,
संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्म सब खत्म हो जाएगा। छुआछूत उस टाइम पे हर चीज अपने आप ही मुंह मोड़ लेगी। उस टाइम पे केवल एक चीज प्रभावी रहेगी, वो रहेगी एकता। और उस टाइम पे सर्वोपरि राष्ट्रीय हित होगा। तो उस टाइम पे यह मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, मतलब ये उस टाइम पे मनोवैज्ञानिक स्तर पे ये देखा जा सकता है जी। और मतलब एकता मतलब वो यही होता है कि नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। जैसे कि हम भारतीय हैं, ठीक, हाँ, मतलब हम भारतीय हैं। ये जब संकल्पना या ये विचार जब विकसित होगा तो उसी को कहेंगे एकता है। हाँ, जैसे कि हम इसी धरती के पुत्र हैं, हम अपनी धरती के पुत्र हैं, तो हर कोई इसी धरती का पुत्र है, तो हम आपस में भाई भाई हैं, ठीक। हाँ, तो एकता यह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है और नागरिकों के बीच हमेशा एक होने की भावना विकसित करती है। और अखंडता जो है सर, वो अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। यह एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ भारत का भूभाग इससे अलग न हो, ठीक। हाँ, तो जैसे इसको अगर समझने की कोशिश करें तो अखंडता क्या है, भौगोलिक संकल्पना है। कि जैसे हमारा भूभाग है, जैसे भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र है या भारत का जो एरिया है, मतलब वो भारत से बिल्कुल अलग ना हो, वो बिल्कुल भारत का ही रहे। अगर कोई और देश हमारे भूभाग को अगर लेने की चेष्टा करता है या लेने का प्रयास करता है, तो उस टाइम हम पूर्णतः उसकी रक्षा करेंगे। और उस टाइम पे भी हमारे मन में, हमारे मनोमस्तिष्क में बिल्कुल जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि जो संकल्पनाएं हैं उस टाइम हमारे मस्तिष्क में नहीं होंगी। उस टाइम हमारे मस्तिष्क में यही होगा कि नहीं, इस टाइम पे कोई देश जैसे चीन हमारा वो भूभाग ले रहा है, तो वो हमारी अखंडता के लिए खतरा है। तो उस टाइम हम अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए एक होंगे। हाँ जी। और एकता और अखंडता को एक मतलब जोड़ के देखा जाता है कि एकता और अखंडता एक चीज़ है। तो एकता और अखंडता मतलब कि जैसे हमारा भूभाग तो अलग नहीं हो, लेकिन एकता मतलब मनोवैज्ञानिक, जैसे कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारी विरासत, तो हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारे लिए छोड़े गए हैं, जी हाँ, या हमारे संविधान निर्माता, मतलब जो भी ये चीज़ें हैं जो एक विचार में संकल्पित होती हैं, एक विचार में पनपती हैं। और अखंडता जो एक भौगोलिक संकल्पना है, इन दोनों का समावेश होना चाहिए। इन दोनों का जब समावेश होगा तो उसी को बोलते हैं एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। हाँ जी, हाँ, ठीक है। मतलब ये भी लिख सकते हो इसमें, और कुछ नहीं। भूमि ही नहीं अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने
विरासत एवं पूर्वजों के प्रति आदर भाव रखना। ठीक। और हम लोग अब थोड़ा सा प्रस्तावना के कुछ अन्य पहलुओं पर डिस्कस कर लेंगे कि हाँ, प्रस्तावना की आलोचना कैसे की जा सकती है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसमें क्या संशोधन हुए, संशोधन कैसे हो सकता है, संशोधन कितने हुए हैं। ठीक है, इन तमाम पहलुओं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 10 मिनट लगेगा उसमें, 10-15 मिनट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रस्तावना की आलोचना, उद्देशिका की, इसका आलोचनात्मक पक्ष समझ लेते हैं पहले। प्रस्तावना की आलोचना क्या क्या की जा सकती है कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब गैर न्यायिक है। जैसे कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रस्तावना के किसी शब्द को लेके या प्रस्तावना में किसी शब्द विशेष के या शब्द मतलब प्रस्तावना के किसी भी प्रावधान को लेके हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट उनको लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं है, वो उनको लागू नहीं करवा सकता। ये राज्य के ऊपर या राज्य अपने अनुसार उसको लागू कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। हाँ जी, लिखिए लिखिए, फिर लिख के समझते हैं इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, जिसके कारण इसे टिथलेस टाइगर भी कहते हैं। या दंत विहीन व्याघ्र, मतलब टीथलेस टाइगर। जैसे टाइगर के पास अगर दांत नहीं होगा, उसके पास कितनी भी शक्ति हो, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे संविधान में ठीक है प्रावधान तो दिए गए हैं, लेकिन उनका मतलब वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब कि वो मतलब न्यायालय के द्वारा वो लागू नहीं करवाए जा सकते। जी हाँ, मतलब अपरिवर्तनीय मतलब इसमें केवल निर्देश दिया जा सकता है और इसको मतलब बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता कि आप लागू ही करवा दो इसको। हाँ जी, लिखिए। समझ ले इसको, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब कि बस मतलब प्रस्तावना में केवल मतलब जो दिए गए हो मतलब केवल निर्देश के रूप में हो। हाँ जी, वो बाध्यकारी नहीं है कि वो लागू ही हो जाएंगे, तो किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। लिखिए, अपरिवर्तनीय का अर्थ प्रस्तावना केवल निर्देश के रूप में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है।
प्रस्तावना में अगर एक तरह से भी आलोचना की जाए कि प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है, इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए भी बोल सकते हैं कि अस्पष्टता को दर्शाता है। जी हाँ, मतलब ये इसमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। आप इतना ही लिख लो बहुत, ज़्यादा करने में तो प्रस्तावना ही चल रही है यार, मतलब प्रस्तावना ही पढ़ने में 10 दिन लग जाए अपने को। इसका महत्व देख लेते हैं, बदल दूं सही में महत्व। अरे यार तो कहाँ है? एक प्रसिद्ध विद्वान के मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उनके अनुसार वो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जनपत्री है। क्या कहते हैं वो, लिखिए, एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना राजनीतिक पॉलिटिकल होरोस्कोप जन्म पत्री। प्रस्तावना संविधान लिख रहे हैं आप। देखिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की जन्मपत्री उसके भावी जीवन के बारे में बताती है, उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान के दर्शन को बताती है, भावी जीवन को बताती है। जैसे कि इनके अनुसार प्रस्तावना क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। जैसे किसी व्यक्ति की जन्मपत्री होती है, जैसे कोई व्यक्ति है जन्मा, उसकी जन्मपत्री निकलवाई जाती है, उसकी जब कुंडली निकलवाई जाती है तो उसके भावी जीवन के बारे में वो सारी चीजें उल्लेखित होती हैं। और उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान के मतलब प्रस्तावना जो है वो संविधान के मतलब भावी जीवन के बारे में बताता है कि हाँ, हमारे संविधान में इन चीज़ों का अनुपालन होगा। आप संविधान पढ़ेंगे, आप पढ़ने के दौरान आप यही पाएंगे कि जो प्रस्तावना में शब्द उल्लेखित हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा संविधान घूमता होगा, इन्हीं शब्दों के बीच ही पूरा संविधान घूमेगा। हाँ जी। तो जैसे कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जन्मपत्री उसके भविष्य के जीवन के बारे में बताती है, तो प्रस्तावना भी संविधान के भविष्य, संविधान के दर्शन को बताती है कि हाँ, संविधान का दर्शन क्या होगा। मतलब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या होगी, उसको हमारी फ्रेमवर्क बताती है। हाँ जी, मतलब भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यार तो
एक और है न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गर जी। ये बोल इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब कि संविधान निर्माताओं जो संविधान मतलब हमारे संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया या जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनको उनकी समझने मतलब उनके मस्तिष्क की या उनका विचार क्या था संविधान को लेके, उनका क्या रवैया था, वो बिल्कुल हमारे प्रस्तावना में स्पष्ट हो जाता है। तो न्यायमूर्ति साहब मतलब गजेंद्र गड़कर साहब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संविधान निर्माताओं की क्या थी, मस्तिष्क को समझने की कुंजी थी। उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उनके मस्तिष्क में क्या था हमारे संविधान को लेके, उसको बताने की एक कुंजी है प्रस्तावना। हाँ जी हाँ जी। जी एक और प्रसिद्ध विद्वान है जो कि खुद संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हाँ, बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, लेकिन ठाकुर भार्गव दास के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जैसे कि प्रस्तावना को एक अर्थ में भी देख सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के निर्वचन या व्याख्या के संबंध में मतलब अस्पष्टता को बिल्कुल समाप्त करती है। अगर संविधान में कभी अभी भी अस्पष्टता पाई जाएगी तो उसको दूर करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा और प्रस्तावना के माध्यम से ही दूर किया जाएगा उसको। मतलब प्रस्तावना में मतलब वही अर्थ या व्याख्या स्वीकार की जाएगी जो हमारे प्रस्तावना के अनुकूल होगी। जैसे किसी संविधान के किसी भी भाग में कोई अस्पष्टता आ गई, स्पष्टता नहीं है, तो उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा और प्रस्तावना के ही अर्थों के अनुकूल, प्रस्तावना के अर्थों के अनुकूल ही स्पष्टता दर्शाई जाएगी या उसकी व्याख्या की जाएगी। लिख लीजिए, यदि कभी संविधान के निर्वचन
या व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे प्रस्तावना के माध्यम से दूर किया जाएगा और वही लिख देनी है। और वही अर्थ या व्याख्या स्वीकार की जाएगी जो प्रस्तावना के अनुकूल है। हाँ जी, ठीक है। एक पॉइंट है और एक चीज और है, उसको भी समझ लेते हैं अपन कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावना के संबंध में सबसे पहले जब प्रस्तावना को सबसे पहले बेरुबारी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया। और जब संविधान का अंग नहीं तो संशोधन कैसे किया जा सकता है इसमें? अगर संविधान का अंग है तभी तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जब संविधान का कोई अंग ही नहीं रहेगा तो उसमें क्या संशोधन किया जाएगा। तो बेरुबारी केस में 1960 में यही प्रावधान था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में इसमें भी मूल ढांचा का सिद्धांत आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का, और इसमें कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, और उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980, LIC केस 1995, इसमें भी केशवानंद भारती के ही निर्णय को सही ठहराया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इसका मूल ढांचा क्या होगा उसको सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि हाँ, ये मूल ढांचा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो बेरुबारी केस में 1960 में कहा था कि प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स नॉट अमेंडेबल। बट अगेन केशवानंद भारती केस 1973, नाउ प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडेबल। या हाँ जी, तो इसमें मतलब इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस, इसमें भी कहा था कि हाँ, प्रिम्बल प्रस्तावना भारत का मतलब प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, मतलब प्रिम्बल इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। या मिनर्वा मिल्स केस 1980, मतलब हाँ जी, लिखिए। पहले इसको समझते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संशोधनीय
है या नहीं। देखिए, अगर ये संविधान का अंग होगा, अगर ये संविधान का अंग होगा तभी तो संशोधन ही होगा। अगर ये संविधान का अंग नहीं होगा तो संशोधन ही नहीं होगा। भाई साहब, अगर कोई चीज़ संविधान के अगर हिस्से में आती है तभी तो उसमें हम संशोधन करेंगे। अगर वो संविधान के पार्ट में नहीं आएगी, अगर वो संविधान का भाग ही नहीं रहेगा तो हम उसमें क्या संशोधन कर लेंगे? क्या कुछ भी उठा के संशोधन कर देंगे? नहीं ना। अगर वो संविधान का अंग है तो वो संशोधन ही होगा। अगर अंग ही नहीं तो उसमें क्या संशोधन करेंगे यार? वो तो अनसंशोधन हो जाएगा। मतलब बात ही खत्म हो जाएगी कि जब हम किसी के अगर भाग ही नहीं है, जैसे कि अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कोई मतलब अंग ही नहीं हूँ, कोई भाग ही नहीं हूँ किसी स्तर पे, तो मुझे क्या निकाला और बाहर किया जाएगा? नहीं ना। तो उसे वही सेम खेला यहीं पे। एक केस आता है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस, इसमें कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और एक क्या है, ये संशोधनी भी नहीं है। लेकिन उसी के बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यहीं से मूल सिद्धांत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की संकल्पना आती है कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। और मूल ढांचा कौन डिसाइड करेगा? वो उन्हें डिसाइड करेगी कि हाँ क्या मूल ढांचा क्या नहीं है। जी, पढ़ेंगे इसको, विस्तार से पढ़ेंगे मूल ढांचे को। जी हाँ, मौलिक अधिकार में। इसके बाद वही शुरू करता हूँ। लिखिए मिनर्वा विल्स केस। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। और LIC केस में भी यही सेम दोहराया था 1995। मतलब कि सर्वोच्च केशवानंद भारती और मिनर्वा विल्स केस मतलब निर्णय को सही ठहराया जाता है। जी, तो आज खत्म हुई हमारी प्रस्तावना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे और समझे होंगे। और थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारी प्रेम्बल जो है वो मतलब समाप्त घोषित की जा सकती है। और एक चीज़ है ज़िंदगी में कि जैसे हम कोई तैयारी करते हैं या कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि अगर आपने इस गोल को चुना है ना अपनी ज़िंदगी में, इस गोल को IAS IPS IFS, या आपने चुना है कि मुझे UPSC देना है या स्टेट PSC देना है ना, तो एक गोल ना आपका बहुत बड़ा गोल है। इसके पीछे हर साल 20 लाख सपने देखे जाते हैं सर। मतलब हर साल 20 लाख लोग सोचते हैं कि हाँ अपन इस बार IAS बन जाएंगे, इस बार अधिकारी बनेंगे। स्टेट PSC के लिए भी बहुत सारे सपने देखे जाते हैं, लेकिन हर कोई क्वालिफाई नहीं करता ना। यहाँ पे हर कोई क्वालिफाई, यहाँ पे 650 लोग क्वालिफाई करते हैं, 700 ज़्यादा से ज़्यादा 800, ठीक, और यहाँ पे 200।
तो ये जो 700 लोग होते हैं ना, जैसे कि एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हमारे दिमाग पे कोई बर्डन पड़ता है ना, दिमाग पे कोई अगर दबाव पड़ता है ना, दिमाग पे कोई लोड पड़ता है, तो दिमाग सोचता है कि नहीं, इस चीज़ को निगलेक्ट कर दो। इस चीज़ को निगलेक्ट करना दिमाग की आदत है। हमारा मन हमको हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहता है। हर पल आपका मन जो है ना, वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता ही रहता है। और अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना है जी। अगर अपन समझदार है ना, तो अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना है। अपने को मतलब अगर अपन यहाँ से स्टार्ट किए ना, और अपन डिसाइड किए हैं कि अपन यहाँ से स्टार्ट किए ना, अगर अपन यहाँ पे जाना ना अपने को, तो इस रास्ते में सर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फैमिली है हमारी, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। आज की दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। स्ट्रेस है, प्रेशर है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है इस तैयारी में कि आप सबसे पहले आपका 2 चीज़ सबसे मुख्य आधार होना चाहिए। एक होता है PYQ और सिलेबस, और एक होती है चीज़ गाइडेंस इस एग्ज़ाम के लिए, UPSC के लिए, स्टेट PSC के लिए। आपको इन चीज़ों में बिल्कुल मतलब कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा, और इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। आप इनसे नहीं भाग सकते, और आप सच्चाई से जब तक भागेंगे तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई से आप भाग रहे हैं ना सर, तो आप जीत नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। एक चीज़ है कि अगर ज़िंदगी में मुझे एक चीज़ नहीं आती ना, तो मैं अगर एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मुझे नहीं आती, तो नेक्स्ट दिन आ जाएगी। लेकिन अगर ये मैं बोलूँगा कि ये चीज़ मुझे आती है ना, तो अगर नहीं आती ना, तो कभी पूरी ज़िंदगी नहीं आएगी। तो जो भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो सक्सेस होते हैं, जो अनसक्सेस होते हैं ना, उनमें बहुत ही माइनर डिफरेंट होता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंट होता है कि कुछ लोग बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ों पे काम कर लेते हैं, अपनी थोड़ी आदतों को सुधार लेते हैं, ऐसे कि वो जो सोचेंगे ना, उनका थोड़ा सा कम ही गोल होगा, लेकिन वो 8 घंटा ही सोचेंगे पढ़ना अपने को, लेकिन वो 8 घंटा पूरा पढ़ेंगे। ये सक्सेसफुल इंसान की कहानी है कि वो अगर अपना एक गोल डिसाइड करता है ना, तो वो पूरा करता है उसको। या जो सक्सेस है उनमें लक्षण पाया जाता है। और वो बिल्कुल भी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखिए, क्यूरियोसिटी की जिज्ञासा होनी चाहिए हर चीज़ को सीखने के लिए। अगर मुझे एक चीज़ नहीं आती तो नहीं आती, ये नहीं आती तो नहीं आती। हमें सारी चीज़ों को सीखना है। आना ना आना अलग बात है, लेकिन हमें अभी नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये हम होने नहीं देंगे। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमें अमल करना चाहिए कि ठीक है नहीं आता अभी मैं 0 पे हूँ, लेकिन मुझे जाना है सर, जाना है मुझे 100 पे। अभी मैं 0 हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं गिरा हूँ, गिरने दो मुझे, अभी मुझे 0 रहने दो, अभी मुझे बेस बनाने दो, मुझे खुद के दम पे बेस बनाना है, ठीक है। तो अपने पे काम करना पड़ेगा, दुनिया को एक्सक्यूज नहीं देना ज़िंदगी में। और बिल्कुल एक चीज़ है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि हम खुद पे विश्वास नहीं करते ज़िंदगी में। जैसे आप पढ़ रहे होंगे ना, तो मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं ज़िंदगी में कि हाँ सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। आप PYQ उठा के देख लो, अगर आपको लग रहा है कि आप सही पढ़ रहे हैं तो ठीक है, या आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। जी हाँ, और खुद पे भरोसा रखिए। अगर वही मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर से दवा ले रहे हैं तो उसकी दवाई पे बिलीव रखिए, और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। हाँ जी, अब बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा सर। और आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे ना, जिस दिन एग्ज़ाम हाल से निकलोगे ना, उस दिन लेक्चर ज़रूर याद करोगे आप। उस दिन आपको ये ज़रूर मिस करोगे इन सब चीज़ों को कि हाँ अपन कहीं पढ़े थे। हाँ जी, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। ठीक, बाय बाय।